हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर आया हूं 12वीं भौतिकी का, जो कि किसी भी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली एनसीईआरटी, कोई भी बोर्ड हो, यह हर परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए हमारे वीडियो में आज अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि ये कैसा प्रश्न है जो कि इतने बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आप, किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये कब प्रतिपादन किया गया, किसने प्रतिपादित किया और ये किस जगह इसका उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि जो ओम का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। ठीक है, यदि आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ठीक है, या हमें व्हाट्सअप करिए, या नहीं आता है तो पूछिए हमसे। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है। ओम नियम जो है, यह नियम केवल कुछ ही जगह पर काम करता है। सामान्य जो विद्युत परिपथ होते हैं उन्हीं में ओम का नियम धारा वितरण संबंधी कार्य करता है। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है, देखिए धारा आपका दो प्रकार का हुआ ना, एसी और डीसी। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, तो ओम का जो नियम है वो एसी करंट में ज़्यादातर लागू होता है और छोटी परिपथों में लागू होता है, जबकि जो किरचॉफ का नियम है ये डीसी करंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी लंबे चौड़े या कहें कि बड़े बड़े विद्युत परिपथ होते हैं, सर्किट्स होती हैं, उनमें किरचॉफ का नियम लागू होता है। ये किरचॉफ का नियम धारा वितरण संबंधी नियम है। कैसा नियम है, धारा वितरण संबंधी नियम है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, इसका प्रतिपादन सन 1842 में किया गया। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम जो है कब प्रतिपादन किया गया, 1842 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, वैज्ञानिक किरचॉफ के द्वारा किया गया। जर्मन देश के वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक किरचॉफ हैं, जिन्होंने सन 1842 में धारा विभिन्न परिपथों में धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम प्रतिपादित किया गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किरचॉफ का नियम उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम। तो सबसे पहले हम पहला नियम देखेंगे। तो देखिएगा पहला नियम क्या होता है। देखिए, तो परिभाषा है इसका, इस प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम थोड़ा समझेंगे कि मान लेते हैं कि एक धारा इधर से आता है यहीं पे, फिर यहाँ से डिनोट करके इधर जाता है, फिर इधर चला जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये धारा आ रहा है, I1 धारा क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, I2 जो है वो जा रहा है, I3 जो है जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 मान लीजिए कि आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर सभी करंट्स जो हैं, सभी लाइनें जो हैं मिलती हैं एक जगह, उसी को हम क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि, जो यहाँ पॉइंट है हमारा, उस संधि पर मिलने वाली इन समस्त धाराओं का बीजीय योग यानी कि गणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात इसको जब हम गणितीय फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, समेशन I = 0, जो कि हमारा किरचॉफ का आपका प्रथम नियम है। ये कैसे होगा, थोड़ा सा हम देखेंगे कि थोड़ा सा लिखेंगे कि माना किसी संधि पर मिलने वाले धाराएं क्रमशः, ठीक है, मिलने वाली धाराएं क्रमशः कितनी हैं, I1,
I2, I3, I4 व I5। ठीक, तब परिभाषा अनुसार जब इनका पूरा बीजीय योग हम करेंगे, या थोड़ा सा इसको ऐसे देखिएगा कि अब चूंकि इसमें एक विशेष बात यह है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसके आगे की जितनी भी टॉपिक आएंगी वो इसी किरचॉफ के नियम पर आधारित रहेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और अंत तक किरचॉफ के नियम को समझिए, क्योंकि इसके आगे आने वाले जितने भी बड़े बड़े व्यंजक हैं सब के सब किरचॉफ नियम पर डिपेंडेंट है। तो जब तक ये अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा तो बड़े व्यंजक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए और अंत तक देखिए वीडियो। तो अब क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार कहता क्या है कि आने वाली जो धाराएं हैं इस पॉइंट में, आने वाली धारा कौन सी है, I1 है और I5 है। यानी कि जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और जो जाने वाली धाराएं होती हैं वो ऋणात्मक होती है। इतना विशेष ध्यान रखिएगा। तो आने वाली धारा कितनी है, I1 है। ठीक, I2 क्या है, जाने वाली धारा है ना, तो I2 कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस I3 माइनस I4। लेकिन I5 कैसा होगा, प्लस का होगा, और सभी का समस्त योग कितना होगा, शून्य होगा। यदि हम इसको ऐसा लिखें, I1 प्लस I5 इज इक्वल टू, ठीक है, I2 प्लस I3 प्लस I4। यदि इनको हम पक्षांतर कर देंगे तो इस तरीके हो जाएगा। अतः इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि समेशन I इज इक्वल टू 0, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो किरचॉफ का नियम है, तो ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये इसे धारा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम अन्य नाम से। और क्या है कि यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। मैंने आपको पाठ 1 में ही बताया है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आपसे बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं किस पे, किरचॉफ के द्वितीय नियम में। ठीक है, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। देखिए, तो यह है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, इस नियम को पार्श्व लूप नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का पार्श्व लूप नियम भी कहते हैं। यदि परीक्षा में इस नाम से पूछे तो आपको यही लिखना है। ठीक है, इसमें यह चित्र दिया गया है जिसमें 2 सेल लिए गए हैं, E1 और E2। इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। इन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 व R2। इनको जोड़कर एक 2 खंड बनाए गए हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, A, B, C तथा D एक खंड हो गया और B, C, E, F एक खंड हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और डिपेंड करता है, क्या विशेष है कि जो प्रथम नियम है वो किसी भी विद्युत परिपथ में लागू होता है, जबकि द्वितीय जो नियम है वो केवल और केवल बंद विद्युत परिपथ में ही लागू होता है। ये आप देखिए, बंद विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी बंद विद्युत परिपथ के, किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, 1, 2 ऐसे बहुत सारे खंड हो सकते हैं, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I1 I2, इसमें धारा बह रही ना, I3, बहने वाली धारा व उसके संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध कैसे है, जैसे I1 का संगत प्रतिरोध R1, I2 का संगत प्रतिरोध R2 और I3 का संगत प्रतिरोध R3 है। ठीक है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उनमें लगाए गए कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि E1 और E2 के बीजीय योग के क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि इसको यदि हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि समेशन IR बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उसमें लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही सरल है और विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि अब थोड़ा सा आप देखिएगा कि ये हो गया आपका प्रथम नियम और ये हो गया आपका द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है, ये खुले परिपथ में लागू होता है, जबकि ये कैसे होता है, बंद परिपथ में लागू होता है। ठीक है, प्रथम नियम खुले में और द्वितीय नियम
बंद परिपथ में लागू होता है। बंद परिपथ इस तरीके का होगा, ठीक है। आप इसको आप बहुत विशेष और ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक दो बार 3 बार वीडियोस देख के अच्छे से समझिए ताकि ये पूरा आपसे बन जाए, ठीक है। और आगे के जो टॉपिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता देना चाहता हूँ कि एक कल मैं आपको इसका वीडियो लेके आऊँगा जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ये परीक्षा में कई सालों पूछा जा चुका है और जैसे कि प्रश्न बनता है कि किरचॉफ का नियम क्या है, इसे समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो अब व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनेगा, जब किरचॉफ का नियम बनेगा तब। अब किरचॉफ का नियम कौन सा लागू होगा, उसमें ये भी जानने वाली बात है कि प्रथम नियम लागू होगा कि द्वितीय नियम। तो यदि जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्हीटस्टोन सेतु लिखिए और ताकि मैं कल इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इंतज़ार करिए, कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का। तो आज के लिए इतना ही और देखते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।